हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है डॉक्टर केंट्स फिलॉसफी के चैप्टर 4 के बारे में देखेंगे, जिसमें फिक्स प्रिंसिपल के बारे में बताया गया है। इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम सेंटर। आइए इसमें देखते हैं एक एक पैराग्राफ के बारे में। एक एक पैराग्राफ को हम एक्सप्लेन करेंगे और आप अपने रिस्पेक्टिव डॉक्टर केंट्स की फिलॉसफी को आप पढ़ेंगे, फिर आप पैराग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस। दोस्तों, फर्स्ट पैराग्राफ में डॉक्टर केंट सर ने मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में बताया है। दोस्तों, आपको पता है कि मेडिसिन के बारे में उन्होंने बताया कि मेडिसिन नेवर बिन मैटर ऑफ एक्सपीरियंस या मेडिसिन टुडे। जो आज की मेडिसिन है, ऐसा नहीं है कि ये एक्सपीरियंस का मैटर है, नहीं। मेडिसिन मस्ट बी ए ट्रू कंसेप्ट। जो भी मेडिसिन हम फॉलो करते हैं उनके पीछे एक ट्रू कंसेप्ट होगा, यानी कि कोई ना कोई लॉ होगा, यानी कोई ना कोई नियम होगा और कोई ना कोई सिद्धांत होगा, यानी डॉक्टराइन। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी मेडिसिन को किसी भी तरीके से दे दोगे, या फिर आपके पास एक्सपीरियंस है मेडिसिन देने का तो आप लॉ और डॉक्टराइन या फिर ऑर्डर एंड गवर्नमेंट को भूल जाओगे। ऐसा आपको नहीं करना। इन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में मना किया है कि मेडिसिन एक्सपीरियंस का नहीं है कि आपने मेडिसिन दिया और आपको एक्सपीरियंस हो गया तो आप लॉ ऑफ डॉक्टराइन या ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट छोड़ दिया। हेंस नॉट बी हैचिंग आउट थ्योरीज, यानी आप थ्योरीज को छोड़ नहीं सकते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ को आप लोग रेफ़र करें और इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करें। उसमें यही बताया गया है कि मेडिसिन एक्सपीरियंस का मैटर नहीं है। आपको मेडिसिन को जो है ट्रू कंसेप्ट को फॉलो करना होगा। जो लॉ बनाया गया है, जो डॉक्टराइन बनाया गया है, उसके बेसिस पे चलना होगा। जो ऑर्डर दिया गया है, जो गवर्नमेंट ने दिया है, उसके बेसिस पे आपको मेडिसिन को फॉलो करना है। डॉक्टर केंट सर ने अगले पैराग्राफ में, यानी दूसरे पैराग्राफ में बताए हैं क्या कि एक्सपीरियंस हैज ए प्लेस इन ए साइंस बट ओनली फॉर कन्फर्मेटरी प्लेस। एक्सपीरियंस, जैसे कि फर्स्ट पैराग्राफ में मना किया गया कि आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे दवा मत दीजिए, लेकिन हाँ, एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम कंफर्म कर सकते हैं कि जो हमारे पास लॉ और डॉक्टराइन बनाया गया है, जो ऑर्डर एंड गवर्नमेंट दिया गया है, ठीक है, वो सही है कि नहीं। वो हम कैसे पता करेंगे? अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे पता करेंगे। डेट इज लॉ आर राइट या रॉन्ग। लॉ जो बनाया गया है वो सही है या गलत है, वो हम एक्सपीरियंस से गेन करेंगे। लेकिन हमें जो मेडिसिन देने का तरीका होना चाहिए वो हमें लॉ एंड डॉक्टराइन के बेसिस पे ही चलना चाहिए। ठीक है। फर्दर सेकंड पैराग्राफ में उन्होंने बताया था कि जैसे कि ओल्ड मेडिसिन सिस्टम में एक बार वोटिंग की गई थी, काफ़ी लोगों की वोटिंग की गई थी, जिसके बेसिस पे देखा गया था कि जो लोग बता रहे थे अपने अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, वो कभी एक दूसरे के मैच नहीं हो रहे थे। किसी भी पर्सन के एक्सपीरियंस एक दूसरे के मैच नहीं हो रहे थे। उसको बोला गया क्लेडोस्कोपिक, यानी कि जो लोग अपना एक्सपीरियंस को साझा कर रहे थे वो एक दूसरे के एक्सपीरियंस को मैच नहीं हो रहे थे, यानी कि वो लोग लॉ एंड डॉक्टराइन को फॉलो नहीं कर रहे थे। अगले पैराग्राफ में, थर्ड पैराग्राफ में डॉक्टर केंट सर ने बताया क्या, इंटरनल गवर्नमेंट ऑफ मैन, हाउ डिजीज डेवलप एंड ट्रेवल। तो उन्होंने बताया कि कैसे जो है डिजीज डेवलप होती है और कैसे डिजीज ट्रेवल करती है। जैसे मान लीजिए कि किसी बंदे को एक्सटर्नल कॉज की वजह से फिंगर में इंजरी हो गया है, ठीक है। तो फिंगर में अगर इंजरी हुआ है तो अपना जो सुप्रीम सेंटर ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि ग्रे मैटर ऑफ सेरिब्रम, आपको पता है कि सुप्रीम जो सेंटर है अपने बॉडी का वो है ग्रे मैटर ऑफ सेरिब्रम। तो अगर हमारे एक्सटर्नल कॉज के वजह से हमें जो है दिक्कत हुई है तो ग्रे मैटर क्या कर रहा है, इसको ठीक कर रहा है, यानी कि सेंटर से पेरिफेरी ठीक करने की कोशिश कर रहा है। आई बात समझ में? तो अगर इंजरी हो रही है तो हमारा ग्रे मैटर क्या कर रहा है, इसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है। यानी क्योर का डायरेक्शन किधर से है? सेंटर से पेरिफेरी की तरफ है, यानी सरकमफ्रेंस की तरफ है। ठीक है। फर्दर नीचे इसी पैराग्राफ में, थर्ड पैराग्राफ में ही बताए हैं कि अगर कोई बीमारी डेवलप हो रही जो कि एक्सटर्नल वायलेंस के नहीं है, मतलब इंजरी के वजह से नहीं है, तो डिजीज हमेशा पहले जो है सेंटर में होगी, यानी कि सेंटर में होगी, फिर वो डिजीज जो है बाहर की तरफ आएगी। यानी कि क्योर और डिजीज का दोनों डायरेक्शन किधर से? सेंटर टू सरकमफ्रेंस की तरफ है। पहले में एक्सटर्नल वायलेंस की वजह से हो रहा था तो क्योर भी किधर से हो रहा था? सेंटर टू पेरिफेरी। लेकिन अगर कोई डिजीज हो रही है तो वो पहले कहाँ होगी? सेंटर में होगी, देन पेरिफेरी की तरफ होगी। तो डायरेक्शन ऑफ क्योर भी वही है और डायरेक्शन ऑफ डिजीज भी वही है, सेंटर टू पेरिफेरी। ठीक है। यानी कि डिजीज अफेक्ट सेंटर फर्स्ट देन सरकमफ्रेंस।
तो ये थर्ड पैराग्राफ में इन्हें दो बातें बताया गया है कि क्योर और डिजीज का डायरेक्शन किधर की तरफ है, सेंटर टू सरकमफ्रेंस की तरफ। ओके, फोर्थ पैराग्राफ में बताया गया है ट्रायड के बारे में कि जैसे हमारे पास सेरिब्रम, सेरिबलम और स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि कोई भी हमें गवर्नमेंट करना होगा कोई भी, तो इस डायरेक्शन में हमें सूचना लेके जाना होता है कि हाथ आगे बढ़ाओ, तो सेरिब्रम बोलेगा बढ़ाओ, सेरिबेलम, फिर ये स्पाइनल कॉर्ड को सूचना देगा। डेट इज ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व। इस तरह से जो है हमारे बॉडी में क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट चलता है। पहले जो है ब्रेन कोई आदेश लेगा, फिर स्पाइनल कॉर्ड को भेजेगा, देन नर्व उसकी एक्टिविटी करेगी। ठीक है, ठीक उसी तरह से कंसीडर, अगर मोर इंटरनली बात किया जाए इसकी, अपने मेडिसिन से जोड़ा जाए कि हमारे पास विल और अंडरस्टैंडिंग है। हमें सबसे पहले विल एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब ये क्या हो गई, ब्रेन की बात हो गई। वो जो है सूचना देगा वाइटल फोर्स, जो कि इमैटेरियल है, हर एक सेल के अंदर वाइटल फोर्स है जो कि इसको गवर्न कर रहा है। तो सबसे पहले विल, फिर वाइटल फोर्स, देन वाइटल फोर्स इज द फैक्ट मटेरियल, यानी कि बॉडी। यानी कि अगर हम डिजीज की बात करें तो सबसे पहला हमारा अफेक्ट क्या होगा, विल या अंडरस्टैंडिंग। अगर विल एंड अंडरस्टैंडिंग अफेक्ट होगा तो वाइटल फोर्स अफेक्ट होगा, वाइटल फोर्स अफेक्ट होगा तो हमारी बॉडी अफेक्ट होगी। तो वही थर्ड को कनेक्ट किया गया फोर्थ में, यानी कि डिजीज का जो जर्नी है कैसे हो रहा है, सेंटर से होते हुए सरकमफ्रेंस की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो वही बात है कि किसी भी चीज़ का एक्शन, यानी कि डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट किधर से हो रहा है, सेंटर से सरकमफ्रेंस की तरफ, यानी पेरीफेरी की तरफ हो रहा है। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि फोर्थ पैराग्राफ में क्या बताने की कोशिश की है डॉक्टर केंट सर ने। यानी कि फोर्थ पैराग्राफ में जैसा कि बताया गया, कोई भी चीज़ सबसे पहले सेंटर में अफेक्ट होगी, देन सरकमस्टेंस में जाएगी। यानी कि फिफ्थ पैराग्राफ में बताया गया कि फ्लो ऑफ डिजीज, तो फ्लो ऑफ डिजीज में फिर से उसी बात को कनेक्ट किया गया है कि कोई भी डिजीज सबसे पहले क्या होगी, सेंटर में होगी, देन सरकमफ्रेंस में होगी। हेंस अगर किसी को ठीक करना है तो क्योर मस्ट बी फ्रॉम विद इन आउट, यानी कि सेंटर से पेरीफेरी की तरफ ठीक करना होगा। ठीक है, आपको पता है कि कोई भी डिजीज ड्यू टू मियाजम होता है, और मियाजम आपको पता है कि एक्यूट और क्रोनिक होता है। फिर आपको पता है सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस के बारे में थोड़ा सा इसमें लिखा हुआ है, लेकिन इसमें जो मेन चीज़ आपको समझनी है कि जो डिजीज की जर्नी है वो किधर से हो रही है, सेंटर से सरकमफ्रेंस के लिए। इसीलिए जो डिजीज ठीक होगा, यानी कि क्योर होगा, क्योर भी विद इन टू आउट ही होना चाहिए। ये फिफ्थ पैराग्राफ में बताया गया है। फिर सिक्स पैराग्राफ में उन्होंने बताया क्या कि इफ़ सेंटर अफेक्टेड देन अफेक्ट सरकमफ्रेंस, यानी कि अगर सेंटर में कोई गड़बड़ी हो रही है तो सरकमफ्रेंस में भी गड़बड़ी होगी। यानी कि अगर डिजीज सेंटर में आ रही है तो धीरे धीरे वो डिजीज डेवलप करते कहाँ चले जाएगी, सरकमफ्रेंस में। जैसे उन्होंने अपने कंट्रीज का एग्जाम्पल दिया है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इंडिया का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि इंडियाज़ सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ होता है, गड़बड़ी हो रहा है, तो उसके वजह से हर एक स्टेट पे डिफेक्ट पड़ेगा, अफेक्ट पहुँचेगा। अगर इंडियन गवर्नमेंट की इकोनॉमी गिर रही है तो पूरे स्टेट की इकोनॉमी गिरेगी, यानी कि सेंटर टू पेरीफेरी आ रहा है। तो वही उन्होंने एक अपने कंट्रीज का एग्जाम्पल देके बताया है, लेकिन हम यहाँ इंडिया का एग्जाम्पल लेके आसानी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि बात वही है कि सेंटर से अफेक्शन कहाँ जा रहा है, सरकमफ्रेंस पे। ठीक है, 7 पैराग्राफ में लिखा हुआ है क्या कि इफ़ फिंगर इज बर्न, अगर फिंगर जल जाता है तो नॉट डिस्टर्ब सेंटर, क्योंकि ये एक्सटर्नल वायलेंस के वजह से हुआ है। तो अगर फिंगर में कुछ हो रहा है तो नॉट डिस्टर्ब सेंटर, सेंटर इसको क्या करेगी, रिपेयर करेगी, जैसा कि हमने पीछे बताया था। ठीक है, लेकिन अगर किसी बंदे को, आगे एग्जाम्पल दिया गया, मिजल्स हुआ है, ठीक है, जो कि एक सेंटर की बीमारी है और धीरे धीरे अब स्किन पे आ रहा है, तो मिजल्स होने के वजह से सेंटर अफेक्ट हुआ, फिर सेंटर अफेक्ट होने की वजह से स्किन भी अफेक्ट हुआ, यानी इनवर्ट टू आउटवर्ट हो गया। ऊपर वाले में क्या था, एक्सटर्नल वायलेंस की वजह से था, जिसके वजह से सेंटर अफेक्ट नहीं हो रहा था। लेकिन मिजल्स एक इंटरनल बीमारी है जिसके वजह से स्किन अफेक्ट हो रहा है, यानी कि सेंटर अफेक्ट हुआ, देन आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन हुआ। यानी कि इसको अगर ऐसा समझें, अगर कि अगर यूपी की इकोनॉमी गिर रही है अगर, तो पूरे इंडिया पे इसका अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन
अगर इंडिया का अफेक्शन हो रहा है, पूरा इकोनॉमी गिर रही है, तो पूरे स्टेट में इवन यूपी पर भी जो है इसका अफेक्ट पड़ेगा। यानी यूपी पे अगर कुछ हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इंडिया पे कोई हो रहा है तो यूपी पे इफेक्ट पड़ेगा। इस ऐसे समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो 7 पैराग्राफ में यही बात बोला गया है कि अगर फिंगर बर्न्ट हो रहा है तो सेंटर में बहुत डिस्टर्बेंस नहीं होगी, क्योंकि ये सरकमफ्रेंस है, सेंटर इसको रिपेयर करेगी। इंडिया जो है क्या करेगी, गवर्नमेंट इसकी इकनॉमी सही करने के लिए पैसे भेजेगी। लेकिन अगर इकनॉमी खुद सेंटर की गड़बड़ हो रही है, यानी मिजल्स हो जा रहा है, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस यानी सरकमफ्रेंस में इसमें प्रॉब्लम होगी। इसीलिए 8वें पैराग्राफ में बताया गया है कि इनवर्ड टू आउटवर्ड क्योर कम्स फ्रॉम लॉ प्रिंसिपल एंड कैन बी कन्फर्म बाय एक्सपीरियंस। फिर से वही बात बताई जा रही है क्या, कि जो क्योर होगा वो हमेशा इसीलिए किधर से होगा, इनवर्ट से आउटवर्ड, यानी पहले सेंटर से ही होगा, देन सरकमफ्रेंस से ही होगा। जो कि क्योर आएगा लॉ ऑफ प्रिंसिपल से, यानी आपको प्रिंसिपल फॉलो करना होगा, और कैन बी कन्फर्म बाय एक्सपीरियंस। जो लॉ और प्रिंसिपल बनाया गया है उसको आप कंफर्म करोगे एक्सपीरियंस के बेसिस पे। जैसे उन्होंने नीचे एग्जाम्पल दिया है ब्राइनिया का। मान लीजिए ब्राइनिया में 10 सिम्टम दे रखे हैं मटेरिया मेडिका प्यूरा में, लेकिन आपने जब दिया मेडिसिन तो उस बंदे के 10 सिम्टम में से कोई 3 सिम्टम मैच हुए, तो जब आप दोगे तो ये चीज़ कंफर्म होगा कि हाँ भाई मटेरिया मेडिका प्यूरा में ये 3 सिम्टम दिए हुए थे, हमने बंदे में 3 सिम्टम देखा और दे दिया तो बंदा ठीक हो गया। तो आपने लॉ को फॉलो किया, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से इस लॉ को कंफर्म किया। तो आप जाके इस एग्जाम्पल को देखने की कोशिश करिएगा। 8वें पैराग्राफ में इसी की बात की जा रही है कि इनवर्ट टू आउटवर्ड क्योर होगा, लेकिन आपको प्रिंसिपल पकड़ के चलना होगा और अपने एक्सपीरियंस से इसे कंफर्म करने होंगे। अगले पैराग्राफ में यानी कि 9th नंबर पैराग्राफ में डॉक्टर केंट सर लिखते हैं क्या, कि नीड ऑफ पोटेंटाइजेशन, यानी कोई भी डिजीज को ठीक करना है सेंटर से पेरिफेरी के लिए, हमें पोटेंसी का सिलेक्शन रखना होगा, हमें डोजेज को बढ़ाना होगा, इसलिए जिसके लिए हमें क्या करना होगा, पोटेंटाइजेशन करना होगा, ठीक है। तो उन्होंने नेसेसिटी ऑफ पोटेंटाइजेशन के बारे में इसमें बताया गया है। ओके गाइस, 10th पैराग्राफ में बताए हैं कि कोई भी डिजीज हो रही है तो उसकी कोई ना कोई इटियोलॉजी होगी। जैसे कि ओल्ड स्कूल मानते हैं कि कोई भी डिजीज हो रही है उसकी वजह से पैथोलॉजी है, लेकिन होम्योपैथी का मानना है कि कोई भी डिजीज हो रही है तो उसका कोई ना कोई मेंटल लेवल पे कॉज होगा, मेंटल लेवल पे कॉज होने के वजह से कोई ना कोई बीमारी होगी। जैसा कि अभी हमने लास्ट में बताया क्या, कि विल अंडरस्टैंडिंग अगर अफेक्ट हो रहा है तो वाइटल फोर्स अफेक्ट होगा, वाइटल फोर्स अफेक्ट होगा तो हमारी बॉडी यानी कि मटेरियल बॉडी अफेक्ट होगी। तो हमें डिजीज की इटियोलॉजी कैसे मानते हैं, मेंटल लेवल पे, लेकिन वो लोग कैसे मानते हैं, पैथोलॉजी लेवल पे, ठीक है गाइस। 11th पैराग्राफ में बताया गया है क्या, कि अगर कोई डिजीज है और उसको साइन एंड सिम्टम उसके साथ है, यानी डिजीज विथ साइन एंड सिम्टम, देन इट मीन्स दिस डिजीज इज क्योरेबल डिजीज। अगर किसी के डिजीज में साइन एंड सिम्टम आपको मिल रहा है तो डिजीज कैसी होगी, क्योरेबल होगी। लेकिन अगर साइन एंड सिम्टम एब्सेंट हैं तो डिजीज कैसी होगी, इनक्योरेबल होगी, जैसा कि आप लोग पहले भी इस बात को पढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में यानी 12th नंबर के पैराग्राफ में बताया गया है क्या, एफोर्जम 4 को रेफर किए हैं डॉक्टर केंट सर ने। जैसा कि आपको पता है एफोर्जम 4 में क्या लिखा हुआ, ही इज ए लाइक वाइज ए प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ इफ ही नो द थिंग्स दैट डिरेंज हेल्थ, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हेल्थ को डिरेंज की है, दैट इज कॉज ऑफ डिजीज, एंड हाउ टू रिमूव, और उसको निकालेंगे कैसे, रिमूव कैसे करेंगे, देम फ्रॉम पर्सन इन हेल्थ। यानी कि एफोर्जम 4 में लिखा हुआ है कि जो नोज द थिंग्स डैट डिरेंज द हेल्थ, यानी इटियोलॉजी यानी कि कॉज ऑफ डिजीज, और उसको कैसे निकालेंगे। यानी कि आपको ये तीनों बात पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हेल्थ को डिरेंज की, कॉज की बीमारी को, और उसको कैसे हम रिमूव करेंगे। अगर आप इनको तीनों चीज़ पता है तो आप प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ हैं, यानी कि आप एक गुड फिजिशियन हैं, ठीक है। तो एफोर्जम 4 में ये बात बताई गई है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर केंट सर ने बोला है कि जो ओल्ड स्कूल है वो लोग सोचते हैं डिजीज आर एक्सटर्नल कॉज, कोई भी बीमारी है तो एक्सटर्नल कॉज में, जैसे किसी को हेमरॉइड्स हुआ है, पाइल्स हुआ है, तो बाहर से कट ऑफ कर देते हैं, सर्जिकली रिमूव कर देते हैं और उनको लगता है कि वो क्योर हो गया है। लेकिन आपको पता है कि एग्जैक्ट क्योर नहीं है, क्योंकि उनको कॉज नहीं पता है कि क्यों हुआ।
उनको लगता है दिस इज़ द एक्सटर्नल कॉज, जिसको हम रिमूव कर देंगे तो क्योर हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए डॉक्टर हैनिमैनियंस व्यू क्या है कि हमारा जो बीमारी है, डिजीज आता है, वो डायनेमिक इन्फ्लुएंस के वजह से आता है, जिसके वजह से क्रोनिक या एक्यूट मियाजम होते हैं, जो कि ये डिरेंज करते हैं वाइटल फोर्स को। अगर हम डायनेमिक यानी क्रोनिक और एक्यूट मियाजम को, जिसके भी वजह से अगर डिजीज हो रही है, उसको हम रिमूव करेंगे एंटी मियाजमेटिक ड्रग्स देके, तब ये पूरी तरह से क्या होगा, क्योर होगा। तो इन्होंने जो है 12th पैराग्राफ में यही बताया है क्या कि लोग हेमरॉइड्स को कट कर देते हैं और सोचते हैं क्या कि क्योर हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक बीमारी क्या है, इंटरनल कॉज की वजह से होती है, जो कि क्रोनिक और एक्यूट मियाजम को हमें रिमूव करना होगा, तब जाके क्या होगा, क्योर होगा। 13 पैराग्राफ में फॉर्जम 5 की बात की गई है कि एक्साइटिंग कॉज ऑफ एक्यूट डिजीज। जैसे किसी को एक्यूट डिजीज है, मियाजम के वजह से हुआ है, मियाजम क्या करता है, डिरेंज करता है वाइटल फोर्स को। जब वाइटल फोर्स डिरेंज होता है तो आपको साइन एंड सिम्टम आते हैं निकल के। तो यहाँ मियाजम के आने से लेके साइन एंड सिम्टम तक जो ये स्टेज होता है, इसको बताया गया है प्रोड्रोमल स्टेज, ठीक है। यानी कि एक्साइटिंग कॉज कौन सी चीज़ आई, मियाजम, जिसके वजह से वाइटल फोर्स क्या हुआ, डिरेंज हुआ, और वाइटल फोर्स डिरेंज होगा तो हमें डिजीज यानी कि साइन एंड सिम्टम मिलेंगे। यानी कि हमें अगर आपको ठीक करना है तो एक्साइटिंग कॉज को हटाना होगा, डेट इज मियाजम को हटाना होगा। जब हम मियाजम हटाएंगे तो वाइटल फोर्स अपने आप अरेंज होगा और साइन एंड सिम्टम खत्म हो जाएंगे। फर्दर वही बात 14th पैराग्राफ में बताया गया है कि मियाजम का इन्फ्लक्स अगर इनर मोस्ट हो रहा है तो नॉट एपरेंट, हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन इन्फ्लक्स आउटर मोस्ट में हो रहा है, जैसे कि नर्व टिश्यू अगर डैमेज हो रही हैं तो हमें एपरेंट होगा, हमें वो चीज़ें पता चलेंगी। तो इसमें उसी 13 पैराग्राफ को फिर से एक्सटेंड करके उसी बात को एक्सप्लेन किया गया है कि एवरी मियाजम हैज ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। सभी मियाजम के पास अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं और हर एक ड्रग्स के पास अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं। तो यानी कि मियाजम के पास भी सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस की अपनी कैरेक्टर हैं और ड्रग्स के अपने कैरेक्टर हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इनमें मैच करा के, सिमिलम करा के हमें मियाजम को रिमूव करने के लिए, यानी कि फाइंड द एंटी मियाजमेटिक ड्रग्स जो कि उस कैरेक्टर से मैच खाए, तब हम जाके जो है इन्फ्लक्स जो हो रहा है इनर मोस्ट या आउटर मोस्ट, उसको हम हटा पाएंगे। यानी कि हमें जो है ऐसे ड्रग्स का सिलेक्शन करना होगा जो इस मियाजम को हटा सके, तभी हम लोग कहते हैं कि एंटी मियाजमेटिक प्रिस्क्रिप्शन करने चाहिए। फर्दर 15 पैराग्राफ में डॉक्टर केंट सर ने बताया क्या कि कोई भी डिजीज हो, चाहे एक्यूट हो या क्रोनिक केस हो, आपको हमेशा नॉलेज ऑफ डिजीज होना चाहिए, नॉलेज ऑफ मेडिसिन होना चाहिए, और लिमिटेशन ऑफ मियाजम क्या है ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको नॉलेज ऑफ डिजीज है तो आप डिजीज की अच्छे से प्रोग्नोसिस बना सकते हो, डायग्नोसिस बना सकते हो। नॉलेज ऑफ मेडिसिन है तो आप लॉ और डॉक्ट्राइन को फॉलो करते हुए आप मिनिमम मेडिसिन सेलेक्ट करोगे, और लिमिटेशन पता होगा तो आप एंटी मियाजमेटिक ड्रग्स खोजने में आपको आसानी होगी। फर्दर 16 पैराग्राफ में डॉक्टर केंट सर ने बताया क्या कि सिम्टोमेटोलॉजी के बारे में, यानी कि आप एक इमेज ऑफ डिजीज बनाइए। तो जब आपको सिम्टम पता होगा, यानी कि नॉलेज ऑफ डिजीज होगा, तो आपको सिम्टम के बेसिस पे आप डिजीज क्या कर लोगे, डिजीज को डायग्नोसिस कर लोगे, ठीक है। उन्होंने लास्ट मतलब नीचे लिखा हुआ है क्या कि अर्लियर टाइम में, आजकल के जो क्या हो रहा है, पहले जो क्या होता था कि फिजिशियन डिड नॉट एग्जामिन द कॉज ऑफ डिजीज, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता था, क्योंकि उनको नॉलेज ऑफ डिजीज नहीं रहता था, तो कॉज ऑफ डिजीज नहीं पता करते थे और एग्जामिन भी नहीं करते थे। ऐसे नॉलेज को वैटसन्स प्रैक्टिस बोला गया था, वैटसन्स प्रैक्टिस, WATSONS प्रैक्टिस, ठीक है। तो आपको ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो लोग बिना एग्जामिन, बिना कॉज के वजह से अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे वर्क्स को क्या बोला जाएगा, वैटसन्स प्रैक्टिस। 21 पैराग्राफ में दिया गया है, 16 पैराग्राफ में। तो दोस्तों टोटल 16 पैराग्राफ थे इसमें डॉक्टर केंट्स फिक्स प्रिंसिपल में। तो आपको इसमें दो बातें ध्यान रखना है। अगर आपके पेपर में शॉर्ट्स नोट्स पूछे जाते हैं फिक्स प्रिंसिपल में, तो आपको बस इतना याद रखना है कि कोई भी डिजीज ट्रेवल होगी सेंट्रल से पेरीफेरी की तरफ, चाहे वो डिजीज हो या फिर डायरेक्शन ऑफ क्योर हो। इस बात को आपको काफ़ी ध्यान से लिखना होगा, यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल गवर्न कर रहा है वो कहाँ से कर रहा है, गवर्नमेंट टू सेंटर, सेंटर से गवर्नमेंट हो रहा है। तो पूरे फिक्स प्रिंसिपल में यही एक मोटिव है कि आपकी जो प्रिंसिपल है वो सेंटर टू पेरीफेरी डिजीज भी है
और डायरेक्शन ऑफ क्योर भी है। आई होप आप ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मेरे चैनल्स पे तमाम ऑर्गेनॉन की वीडियोस हैं, मेट्रिया मेडिका की वीडियोस हैं, आप उस पर जाके प्रेफर करिए। थैंक यू गाइस।